आप लोगों को एक दिन मैं बैंकिंग के बारे में बताया था कितने प्रकार की बैंकिंग होती है, ग्रीन लेबल बैंकिंग और एनीवेयर बैंकिंग, यूनिवर्स बैंकिंग, ये सब सारी चीजों के बारे में बताया था कि नहीं? याद है? सार्वभौमिक बैंकिंग क्या है, और ये और जितने भी बैंकिंग के प्रकार थे, ये सब सारी चीजें आप लोगों को एक दिन बताया था और लिखाया था। ठीक है? तो उसी बैंकिंग में दो चीजें छूट गई थी। जैसे क्या उसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मुख्य बैंक जो बताया था आप लोगों को, क्या उसे कहते हैं? मुख्य बैंक बताया था ना, 1996 में आए थे। लीड बैंक जिसे कहते हैं, याद आया? तो उसी के उसमें आप लोगों ने दो चीजें रह गई थी। जैसे आप लोग एटीएम देख रहे होंगे ना, तो एक एटीएम बैंक का होता है, दो प्रकार के और एटीएम होते हैं। एक होता है ब्राउन लेवल एटीएम, एक होता है व्हाइट लेवल एटीएम। इनकी हिंदी में भी इनको ब्राउन और व्हाइट ही बोला जाता है। ठीक है? तो आप लोग भूरा एटीएम और सफेद एटीएम ना ढूंढ लीजिएगा। तो ब्राउन लेवल एटीएम एक होता है, एक व्हाइट लेवल एटीएम। उसी के आगे आप लोग पढ़ते जाएंगे, उसी की क्रम में आप लोग यहाँ लिखे हुए हैं उसी दिन से लिख लीजिएगा। तो देखिए ब्राउन लेवल एटीएम जो होता है वो क्या होता है, इसका संचालन कौन करती है? कोई थर्ड पार्टी करती है। मतलब क्या है, इसकी आउटसोर्सिंग कहाँ से होती है? वो थर्ड पार्टी के द्वारा होती है। अब थर्ड पार्टी क्या है? थर्ड पार्टी का मतलब यह है कि जैसे आज कोई बैंक है, वह क्या करता है कि संचालन किसी कंपनी के माध्यम से करवाना चाहता है, कोई उसको लीज पर ले लेता है। तो जब उसके द्वारा कोई संचालन होता है और बैंक का काम संचालन का काम कौन करता है? थर्ड पार्टी करती है, जो कि बैंकिंग के जितनी फंड है और जो नियमन है, जो बैंक का लोगो है, ये सब सारी चीजें किसकी रहती है? बैंक की रहती है। उसको क्या कहते हैं? ब्राउन लेवल एटीएम कहते हैं। ब्राउन अभी मैं लिखा दूंगा, आप लोग खाली समझ लीजिए कि ब्राउन लेवल एटीएम है क्या। ब्राउन लेवल एटीएम की आउटसोर्सिंग क्या होती है? किसी थर्ड पार्टी के द्वारा होती है। किसी तीसरी पार्टी के द्वारा क्या होता है? उस बैंक का संचालन, मतलब जो लेन देन होता है उसका संचालन किया जाता है। बैंक का काम क्या होता है? बैंक उसको फंडिंग प्रोवाइड करता है। और वो जो थर्ड पार्टी होगी, मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी है, कोई कंपनी है जिसके उसने क्या है कि बैंक अपना एटीएम काम करने के लिए दे दिया है, वो जो थर्ड पार्टी होगी वो क्या करेगी? उसी बैंक की लोगो का मतलब यूज करेगी। जैसे एसबीआई का लोगो देखे हैं आप, बीएनपी का लोगो है, सबकी हर एक बैंक के अलग अलग लोगो है ना, तो उसी लोगो का भी इस्तेमाल करेगी वही बैंक। ग्राउंड लेवल एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम अक्सर वन एग्जाम में या बीसीएस में शायद आप लोगों से पूछ सकता है। तो ग्राउंड लेवल एटीएम आप समझ गए। ग्राउंड लेवल एटीएम क्या है? कोई एक बैंक होगी जिसका संचालन किसी थर्ड पार्टी के, एटीएम का संचालन किसी थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाएगा। उसकी आउटसोर्सिंग जो होगी, आउटसोर्सिंग का मतलब जो उसका संचालन है, क्रियान्वयन है, किसी तीसरी पार्टी के द्वारा होगा। सारे काम क्या होंगे? बैंक फंडिंग कौन प्रोवाइड कराएगा? बैंक प्रोवाइड कराएगा। सारी चीजें बैंक की रहेंगी, तो संचालन किसी और के माध्यम से किया जाएगा। जैसे मान लीजिए सीएसएन पीजी कॉलेज है, सीएसएन पीजी कॉलेज में ये जो अभ्युदय की क्लास चल रही है, ये कहां से चल रही है? जो भदोई की है, कोई अलग से। तो नाम किसका है? सीएसएन पीजी कॉलेज का। कहां से चल रही है? सीएसएन पीजी कॉलेज में चल रही है। तो इस तरह की स्थिति को, इस तरह का मतलब जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उसको क्या कहते हैं? ब्राउन लेवल एटीएम कहते हैं। ठीक समझ में आया आपको ब्राउन लेवल एटीएम क्या है? एक एटीएम आपको बैंक का एटीएम होता है, जो बैंक हर एक बैंक अपना जारी करती है। दूसरा एटीएम क्या है? ब्राउन लेवल एटीएम। और तीसरा क्या है? व्हाइट लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल एटीएम वह एटीएम होता है जिसका क्या है? संचालन किसी थर्ड पार्टी के द्वारा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? संचालन के साथ साथ जो बैंकिंग गतिविधियां हैं, जो बैंकिंग के फंडिंग है, वो भी किसी थर्ड पार्टी के द्वारा किए जाते हैं। तीसरी चीज क्या है? आउटसोर्सिंग तो होती ही है। चौथी चीज क्या है कि जो लोगो है वो भी कंपनी ही अपना प्रयोग करती है। बैंक का काम सिर्फ इतना रहता है कि वो खातों के लेन देन से संबंधित जानकारी कंपनी को प्रोवाइड कराती है, कंपनी को उपलब्ध कराती है। बाकी सारी चीजें जो होती हैं किसकी होती है? किसी तीसरे पार्टी। दोनों में यही डिफरेंस है कि उसमें क्या है कि बैंक अपना लोगो, तीसरी पार्टी जो है वो बैंक का
सारा काम करेगी बैंक के नाम के द्वारा करेगी, मतलब जिस बैंक की कंपनी है उसी पे क्या करेगी, उसी के नाम पर सारी चीजें करेगी। व्हाइट लेवल एटीएम में क्या होगा कि वह वो भी काम नहीं करेगी, वह सिर्फ अपने नाम से ऐलान करेगी। बैंक के अंदर ही काम कर रहे थे, बैंक के थ्रू काम कर रहे थे, लेकिन बैंक की सिर्फ क्या, बैंक का काम क्या है, सिर्फ खातों का लेन देन की जानकारी प्रदान करना कि हमारे यहाँ इतने खाते हैं, इनकी इतनी डिमांड है और इतनी सप्लाई है, मुझे इतना जमा है और इतने लोग निकाल रहे हैं। व्हाइट लेवल की एटीएम समझ में आ गया आपको? व्हाइट लेवल एटीएम में भी क्या है, लोगो जो होगा किसका होगा, कंपनी का ही होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज व्हाइट लेवल एटीएम में क्या है, व्हाइट लेवल एटीएम में लगभग 67% ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे। ये सबसे बड़ा चीज यही डाटा पहुंचता है। इसके लिए कंपलसरी है कि जब कोई कंपनी व्हाइट लेवल एटीएम के लिए आवेदन करती है तो उसके लिए एक मानक है कि वो 67% क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करेगी, एटीएम लगाएगी, और 33% क्या है, शहरी क्षेत्रों में एटीएम लगाएगी। ठीक, आप लोगों को कितना समझ आएगा, व्हाइट लेवल एटीएम, ब्राउन लेवल एटीएम, किसी कोई डाउट? एक लिख लीजिए अब इसको। क्या लिखिए, ब्राउन लेवल। इसका संचालन थर्ड पार्टी या गैर बैंकिंग निकाय करता है। इसका संचालन थर्ड पार्टी या गैर बैंकिंग निकाय, गैर बैंकिंग निकाय ठीक, संबंधित बैंक सिर्फ नकद की व्यवस्था, संबंधित बैंक सिर्फ नकद की व्यवस्था और बैंकिंग कनेक्टिविटी को देखते हैं। एक तरफ से कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी क्या होगी, जोड़ने का काम, एक तरफ से समायोजन का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंक सिर्फ नकद की व्यवस्था और बैंकिंग कनेक्टिविटी को देखते हैं, ठीक। अर्थात बैंक अपना लोगो प्रयोग करते हैं, बैंक अपना लोगो प्रयोग करते हैं, लेकिन सेवा आउटसोर्सिंग होती है। सेवा आउटसोर्सिंग मतलब बाहर से मंगाया जाता है, आउटसोर्सिंग ऐसे नहीं चलता है। सेवा आउटसोर्सिंग, ठीक है। अगला एक का लीजिए व्हाइट लेवल। व्हाइट लेवल एटीएम, इसका स्वामी थर्ड पार्टी होता है। इसका स्वामी थर्ड पार्टी होती है और संचालन भी वही करती है। थर्ड पार्टी का मतलब तृतीय पक्ष, इसका स्वामी थर्ड पार्टी होती है और संचालन भी वही करती है। यह उस बैंक का लोगो प्रयोग नहीं करता, जिनके लिए सेवा देते हैं। यह उस बैंक का लोगो प्रयोग नहीं करता, जिनके लिए सेवा देते हैं। ये संचालन करने वाली कंपनी का, ये संचालन करने वाली कंपनी का लोगो इस्तेमाल करते हैं
ये कंपनी का संचालन करने वाली कंपनी का लोगो इस्तेमाल करते हैं। ठीक, संबंधित बैंक की भूमिका, संबंधित बैंक की भूमिका सिर्फ एटीएम को संचालित करने, संबंधित बैंक की भूमिका सिर्फ एटीएम को संचालित करने वाली कंपनी को, एटीएम को संचालित करने वाली कंपनी को खाता संबंधी जानकारी देना होता है। खाता संबंधी जानकारी देना होता है। जिस कंपनी की 100 करोड़ नेटवर्क होती है, नेटवर्क 100 करोड़ नेटवर्क होती है, वह व्हाइट लेवल एटीएम के लिए आवेदन कर सकता है। व्हाइट लेवल एटीएम के लिए आवेदन कर सकता है। इन्हें 67% यानी कि 67%, इन्हें 67% ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 33% शहरी क्षेत्रों में एटीएम खोलने की अनिवार्यता होती है। इन्हें 67% ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 33% शहरी क्षेत्रों में एटीएम खोलने की अनिवार्यता होती है। अब हम लोगों ने इससे पहले बैंकिंग सिस्टम पढ़ा। बैंकिंग सिस्टम मैंने बताया था कि यदि आपको याद हो कि 3 चीजें होती हैं उसकी, एक तो लिक्विडिटी होती है। इसका कोई एग्जांपल वर्तमान में मतलब कुछ नहीं, वर्तमान में जैसे टाटा कंसल्टेंसी है, हिटाची है, इन सबको क्या है, एक कंपनियां हैं जो थर्ड व्हाइट लेवल एटीएम की तरफ काम करती है। टाटा का जब आप कभी बड़े-बड़े शहरों में जाएंगे तो देखेंगे कि जो व्हाइट लेवल एटीएम है तो टाटा हो गई, एक हिटाची हो गई। हिटाची कंपनी का नाम सुने कि नहीं? तो इन कंपनियों के द्वारा क्या है, व्हाइट लेवल एटीएम जगह-जगह पर खोलेंगे। बात हमारी यूपी में दिखाई देते हैं, लेकिन अलग-अलग सिटियों में, अलग-अलग शहरों में खोलेंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या बताया था, बैंकिंग। तो बैंकिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक क्या करते हैं, 3 चीजें होती हैं बैंक के लिए। एक पहला क्या है, लिक्विडिटी, तरलता। फिर दूसरा क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब क्या है, लाभ। और तीसरी क्या है, सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा। 3 चीजों को ध्यान में हमेशा बैंक रखकर ही काम करते हैं। और बैंकिंग सिस्टम जितना भी काम करता है वो एक इस पर काम करता है, विश्वास पर काम। जिस दिन बैंकिंग सिस्टम क्या है, यदि विश्वास ना रह जाए लोगों के पास, आपको पता है, चीज को जानकारी है, यदि बैंक में आपके पास 20 करोड़ रुपए जमा है, 10 करोड़ रुपए जमा है, कुछ भी जमा है, 10 करोड़ 5 लाख के ऊपर, तो बैंक के लिखित रूप से रखा हुआ है, आपको जानकारी होगी। यदि बैंक लैप्स कर जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं, तो बैंक आपको पैसा वापस कर सकते हो। सिर्फ 5 लाख रुपए जो सिक्योरिटी है, तो बैंक है, जो अभी वित्त मंत्री जो हमारी ये निर्मला सीतारमण जी, तो इन्होंने अभी स्टेटमेंट में मतलब यह भी था, उन्होंने बताया था कि 5 लाख तक की पूंजी के ऊपर, मतलब आपकी कोई भी सिक्योरिटी जमा है, बैंक सिर्फ 5 लाख रुपए तक देने के लिए आपके पास जिम्मेदार है। 5 लाख से ऊपर आपकी कोई भी संपत्ति यदि जमा है और बैंक कहीं लैप्स कर जाता है, तो बैंक के पास आप जाके चैलेंज भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इसके पास पैसा है, 5 लाख तो जमा नहीं होगा, पता नहीं कितना जमा होगा, लेकिन 5 लाख ये ऐसा क्यों है कि आप विश्वास पर काम, बैंक क्या करती है, विश्वास। आप जाते हैं एसबीआई में, आप उनका खाता खुलवा देते हैं,
अकाउंट में अपने पास तिजोरी में पैसा नहीं रखते हैं, जितना सेफ आप क्या है बैंक में मानते हैं पैसा, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? इसका मतलब क्यों है कि विश्वास, ऐसा नहीं है पता चला कि कोई बैंक फेल हो जाए, गलती से एक बैंक में फेल हो जाए तो पूरे इंडिया में मतलब एक तरफ स्लगिश आ जाए, पूरी अर्थव्यवस्था को हो जाए। इसलिए बैंक को मर्जर करने के बारे में पूरी हम लोग लेक्चर्स के लिए तैयारी करेंगे, उसमें देखेंगे कि बैंक को मर्जर के लिए क्यों मुद्दा उठा है, क्यों सारे बैंकों का एकीकरण किया जा रहा है और मर्ज किए जा रहे हैं बड़े बैंक होने के लिए, ये सब सारी चीजें। क्योंकि जब बड़े बैंक हो जाते हैं उसके हालांकि बहुत से अलग अलग एस्पेक्ट हैं, कोई उसको हानियों की तरफ देखता है तो कोई प्रॉफिटेबिलिटी में देखता है। सरकार इस समय एकीकरण कर रही है, इसमें कितने बैंक नेशनलाइज बचे हैं, बैंकों को मर्जर कितने बैंक बचे हैं? 12 बैंक बचे। पहले कितने थे? 19 थे, 19 के पहले 27 थे, तो अब कितने बचे हैं? 12। अभी भी मर्जर करने के लिए सरकार चाह रही है, मुश्किल से 1 या 2 बैंक ही रहे जो बड़े बैंक रहे। ऐसा इसलिए है यदि बड़े बैंक रहते हैं तो उनको फेल होने की संभावना बहुत कम रहती है, ठीक? इसलिए सरकार क्या कर रही है कि बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग अलग क्या है कि क्लॉज बनाए गए हैं, अलग अलग कमेटियां गठित की गई हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर में बैंक का जो है काम है उनके लिए किस तरह का समायोजन किया जाए, किस तरह का मैनेजमेंट किया जाए, जिससे क्या हो कि बैंकों की जो गतिविधियां हैं वो कभी फेल न कर पाए। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1979 में अमेरिका ने एक कैमल्स नामक स्कीम चलाई थी, बताऊं तो बड़े विस्तार से लिखाऊंगा अभी। कैमल नामक योजना चलाई थी, उस योजना को 1995 में 1995 में इंडिया ने भी अपनाया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये क्या था, एक मानक था जिसको सारे बैंकों को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि बैंक फेल होने से बच सके। ये हर एक देश अपना है उसको, हालांकि बाध्यताएं नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति होता नहीं। मैंने आप लोगों को जब पढ़ाई नहीं पाया था, तो बैंकिंग पढ़ा रहा था तो आरबीआई की चीजें बताई थी कंट्रोल में, जब क्वालिटेटिव लिक्विडिटी कंट्रोल और क्वांटिटेटिव कंट्रोल, और एक चीज था क्या था सेलेक्टिव चयनात्मक साख नियंत्रण, तीसरी जो बच की बात थी नैतिक वैतिक नॉर्मल, उसमें जो मॉरल की चीजें आती हैं, तो पोर्शन थोड़ा सा रह गया था जब पहले दिन जो मैंने आके पढ़ा रहा था, तो थोड़ा सा रह गया था। तो वही उसमें एक क्या है कि आप एक के ऊपर नैतिक दबाव बनाया जाता है कि आप ऐसी स्थिति करेंगे तो आपकी बैंकिंग गतिविधियां नहीं मतलब फेल नहीं होंगी। इसके बाद कैमल्स की स्कीम आई। कैमल के बाद मैंने एक दिन थोड़ा सा चर्चा की कि बेसल मानदंड के बारे में, शायद 2-4 लाइन लिखा भी था क्या आप लोगों ने? कुछ नहीं लिखा, कुछ लिखे नहीं थे बेसल के बारे में। बेसल नॉर्म्स आया, स्विट्जरलैंड में शायद मैंने थोड़ा बहुत लिखाया था, नहीं लिखा है। चलो ठीक है, आज के विस्तार से उसके बारे में करेंगे। तो बेसल मानदंड भी आया, उसमें क्या है बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, 3 मानदंड आए। ये भी क्या है बैंकिंग की गतिविधियों को जो है एक क्या है मजबूत करने के लिए, बैंक फेल ना हो, इन सब के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक तैयार किया गया। हालांकि ये बाध्यकारी नहीं है, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, कोई भी बैंक कोई भी देश इसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, किंतु फिर भी क्या है कि लगभग 100 से अधिक देश क्या है कि बेसल नॉर्म्स को या बेसल मानदंड को अपना चुके हैं। भारत में भी बेसल 1 और बेसल 2 दोनों अपनाए जा चुके हैं। बेसल 3 के बारे में मार्च 31 मार्च 2019 तक इसको अपनाना था, बीच में कोरोना आया था तो एक्सटेंड करके 2021 कर दिया गया था, फिर से कोरोना था तो थोड़ा बढ़ा दिया गया है, हालांकि वो अभी बेसल 3 मानदंड लागू नहीं हो पाया है। तो ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसके बारे में। तो कैमल्स स्कीम थी, उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। कैमल्स CAMP अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
बैंकों की गुणवत्ता मापने का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों की गुणवत्ता मापने का यह तरीका सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों की गुणवत्ता मापने का यह तरीका सबसे पहले अमेरिका में 1979 अमेरिका में 1979 फेडरल बैंक ने शुरू किया। फेडरल 1979 में फेडरल बैंक ने शुरू किया। भारत में इस रेटिंग मानक की शुरुआत 1995 में बैंकिंग सुपरविजन की समीक्षा करने के लिए बैंकिंग सुपरविजन की भारत में इस रेटिंग मानक की शुरुआत 1995 में बैंकिंग सुपरविजन की समीक्षा करने के लिए बैंकिंग सुपरविजन की समीक्षा करने के लिए डॉक्टर पद्मनाभन डॉक्टर पद्मनाभन की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर की गई। कैमल रेटिंग में 6 मानक हैं। कैमल रेटिंग में रेटिंग स्केल होता है ना मापने का, 6 मानक हैं। कैपिटल एडुकेसी मतलब पूंजी पर्याप्तता। यह इस बात को मापती है, यह इस बात को मापती है बैंक इस बात को मापती है कि बैंक किस प्रकार अपनी हानियों ठीक करता है, किस प्रकार अपनी हानियों को ठीक करता है और बैंक को बंद किए बिना ग्राहकों के प्रति सभी दायित्वों का निर्वहन करता है। बंद किए बिना ग्राहकों के प्रति सभी दायित्वों का निर्वहन करता है। इसे 25% भार दिया गया है। जो 6 चीजें हैं इनमें सबको अलग अलग भार दिया गया है। इसको कितना भार दिया गया है? 45%। इसको 25% भार दिया गया है। दूसरी चीज क्या है? पूंजी की गुणवत्ता।
इसके अंतर्गत जैसे लोन, इसके अंतर्गत जैसे लोन, निवेश, इसके अंतर्गत जैसे लोन, निवेश, जमीन, भूमि, अन्य तरह के लेन देन एवं अन्य तरह के लेन देन शामिल किए जाते हैं एवं अन्य तरह के लेन देन शामिल किए जाते हैं। इसे 20% भर दिया गया है। इसे 20% भर दिया गया है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस मतलब क्या है? प्रबंधन प्रभावशीलता। प्रबंधन प्रभावशीलता, ठीक है। इसमें बैंक के निदेशक मंडल, निदेशक मंडल और शीर्ष स्तरीय या उच्च स्तरीय प्रबंधकों को शामिल किया जाता है। इसे क्या है? 10% भाग किया गया है। सॉरी, कितना लिखे हैं? 25%। इसे 25% भाग किया गया है। इसमें बैंक के निदेशक मंडल और शीर्ष स्तरीय प्रबंधकों को शामिल किया जाता है। इसे 25% भाग दिया गया है। फिर क्या है? अर्निंग मतलब कमाई। जिन गतिविधियों के द्वारा जिन गतिविधियों के द्वारा बैंक लाभ कमाता है, जो लाभ कमाने के लिए बैंक जो गतिविधियां करता है, जिन गतिविधियों के द्वारा बैंक लाभ कमाता है, इन्हें इसमें शामिल किया जाता है। इसमें शामिल किया जाता है। इसे 10% भाग दिया गया। अगला क्या है? लिक्विडिटी। परिसंपत्तियों को नकद में बदलने, परिसंपत्तियों को नकद में बदलने क्षमता को परिसंपत्तियों को नकद में बदलने की क्षमता को तरलता कहते हैं। परिसंपत्तियों को नकद में बदलने की क्षमता को तरलता कहते हैं। ठीक है, इसे 10% भाग दिया है। क्या कोई क्वेश्चन है? जैसे कोई मान लो तुम्हारे पास क्या है, बैंकों की जो गतिविधियां होती हैं उसको वो तरलता के रूप में, जैसे मान लो शेयर है, बॉन्ड है, फ्यूचर है और भी बहुत सारी सिक्योरिटियां हैं,
इसको क्या है कि तरलता के रूप में इसको अरे लिक्विडिटी बताया है ना आपको, नियर मनी जैसे होती है, उसको क्या है आप लोग 100% एसेट में कितना जल्दी परिवर्तित कर लेते हैं, उस स्थिति को क्या कहते हैं तरलता है। ठीक, जैसे आपके पास चेक है, क्या करते हैं जैसे जाते हैं चेक दे देते हैं, चेक के जो अमाउंट होता है, जिस खाते धारक के नाम होता है, जो अमाउंट होता है वो दे देता है, क्या है तो तुरंत चेक बन जाता है। डिमांड ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, इसी तरह की ये सब सारी चीजें क्या है कि इनको परिवर्तित करने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं तरलता है। ठीक, और कोई किसी को कोई क्वेश्चन? बैंकिंग सुपरविजन का मतलब ये है कि एक नियामक कौन उसको नियंत्रित करता है। सुपरविजन का मतलब एक तरफ से रेगुलेशन करना, कौन कंट्रोलर करना, ठीक है, कौन नियमन करना, तो सिर्फ ये इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं निर्मित है ना, कैमल एक स्कीम है, उसी के तहत किया गया है। वो पहले इसके बारे में बताया ना कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है और एक रेशियो जैसे कोई होता है ना, जैसे आप लोगों ने एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ा है। यस सर। एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप लोगों ने रेटिंग देखी होगी। यस सर, है ना, रेटिंग है कि ग्रीन में कितना होगा, ऑरेंज कितना है, रेड कितना है, ब्लू कितना है ना, व्हाइट कितना है, तो एक रेटिंग स्केल बनाया गया है। तो अलग जैसे आप लोग आईएमएफ पढ़ेंगे तो आईएमएफ में जब आप फंड जमा करते हैं तो उसकी अलग अलग उसकी मानक है कि अंतरराष्ट्रीय ग्रोथ का कितना आपका रेशियो होगा और आप उसमें जमा करते हैं तो उसका कितना अनुपात होगा, ये अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मानक पर निर्धारित किया गया है। लिया जाता है आईएमएफ से, तो फंड लिया जाता है, आईएमएफ में फंड लिया जाता है, लेकिन आईएमएफ में आप सदस्यता ग्रहण करते हैं ना, तो आईएमएफ की आपकी रेटिंग होगी कि आप किस नंबर में हैं, किस फॉर्म से आप जो मतलब रुपीस की क्वालिटी है किस नंबर पर आपको रखा जाए, आपकी इकोनॉमी को किस नंबर पर रखा जाए, इसके लिए भी रेटिंग होती है ना। जैसे वर्ल्ड बैंक है क्या करता है, साल दर साल हर एक अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी को दिखाता है कौन कितना ग्रोथ कर रही है, इसका डेवलपमेंट, तो एक रेटिंग होगा ना, उसका एक स्केल बनाया जाए। एसपीआई इंडेक्स आप लोग पढ़े होंगे, उसकी भी ये सब क्या मानक है। एसपीआई इंडेक्स का मानक क्या है, आइडिया है आपको? शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, इनकम हो गई, उसी में आ जाता है स्वास्थ्य। तो ये एक मानक है के द्वारा क्या है रेटिंग का भी 33% तीनों में डिसाइड। ठीक, तो क्या है मैं चौथा चलता है संवेदन, अंतिम क्या है संवेदनशीलता। ठीक, इसे 1997 में जोड़ा गया, इसे 1997 में जोड़ा गया संवेदनशीलता सेंसिटिविटी, इसे 1997 में जोड़ा गया। इसमें बैंक की इस योग्यता को मापा जाता है, इसमें बैंक की इस योग्यता को मापा जाता है कि बैंक बदलती बाजार परिस्थितियों की दशा में, बदलती बाजार परिस्थितियों की दशा में किस प्रकार की नीति अपनाता है, बदलती बाजार परिस्थितियों की दशा में किस प्रकार की नीति अपनाता है। जैसे आप लोग भी देखे होंगे कि कोरोना आ गया, मार्केट कोई लोन नहीं लेना चाहता था, सब लोग अपनी फंडिंग निकाल रहे थे, तो इस प्रकार की सिचुएशन को किस प्रकार वह मैनेज करता है, किस प्रकार वह समायोजन करता है, इसके लिए 10% इसमें भी क्या है 10% का भाग दिया गया है, 10% इसको भी कितना भाग दिया गया 10% का भाग दिया गया। अब इन 6 के द्वारा क्या है किसी भी बैंक की गुणवत्ता का मापन होता था। ठीक है, कैमल स्कीम थी, उसी के द्वारा क्या है कि बैंकों की गुणवत्ता का माप किया जाता है। ठीक, अब दो चीजें थी, देखिए कुछ तो ऐसा है कि हमारे देश के बैंक जो विदेशों में काम करते हैं, हमारे जैसे एसबीआई हो गया, और बैंक हो गए, ये विदेशों में भी काम करते हैं, और बहुत सारे जो विदेशी बैंक वो हमारे देशों में भी काम करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या है भारत सरकार ने क्या किया था, CACS मानक निर्धारित किया था। ये CACS मानक इसी से है, तो आप लोग नोट करेंगे CACS मानक स्टैंडर्ड जो है CACS
मानक जो है जो मैं लिखाने जा रहा हूँ, ये विदेशी बैंकों के प्रदर्शन के लिए क्या था, इसमें दो चीजें थी। एक भारत के बैंक जो विदेशों में काम करते हैं उनके मानक के निर्धारित के लिए, और जो दूसरे देश के बैंक हैं हमारे देश में काम करते हैं उनके लिए एक मानक निर्धारित किया गया था, उसको क्या कहते हैं, CACS मानक। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग, भारत में विदेशी बैंकों के प्रदर्शन के लिए CACS मानक का प्रयोग किया जाता है। जो पैनल स्कीम है उसकी रेटिंग स्केलिंग है वो 1 से 5 के बीच में होती है। जैसे आप लोगों ने SBI इंडेक्स पढ़ा होगा, क्या है, 0 से 1 के बीच में है। SBI इंडेक्स क्या है, 0 से 1 के बीच में। उसी तरह क्या है, PQLI जब पढ़ेंगे और 0 से 100 के बीच में। नाम सुने PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइन इंडेक्स, मॉरिस डी मॉरिस, नहीं सुने? चलो कभी डेवलपमेंट में इंडेक्स पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी उसी प्रकार क्या है, इनकी रेटिंग स्केलिंग क्या है, 1 से 5 तक है। 1 क्या होता है, सबसे बढ़िया होता है, और 5 क्या होता है, सबसे पुअर होता है, सबसे खराब होता है। और किसी भी बैंक की यदि रेटिंग स्केलिंग 3 है, इसका मतलब यह है कि वो संतोषजनक काम कर रहा है। ठीक, इसका मतलब यह है कि वह संतोषजनक काम कर रहा है। रेटिंग स्केलिंग क्या है, 1 से 5 के बीच में। संतोषजनक कितने में है, 3। 1 सबसे बेस्ट है, 5 सबसे पुअर। ठीक, अब इसी तरह CACS में भी C क्या है, कैपिटल C जो आप लोग लिखे हुए हैं, लिख लीजिए होगा उसके सामने। ये क्या है, असेट्स क्वालिटी, वही। C क्या है कि कॉम्प्लायंस, मतलब क्या है, RBI के अनुपालन। C के सामने लिख लीजिए RBI का अनुपालन, RBI के नियमों का अनुपालन। RBI के नियमों का अनुपालन। ठीक, और यस क्या है, सेंसिटिविटी। इसका मतलब है कि दो चीजें छोड़ दी गई थी, एक लिक्विडिटी छोड़ दी गई थी, दूसरी क्या है, मैनेजमेंट। ठीक है, दो चीजें छोड़ दी गई थी और इन 4 चीजों को ले लिया गया। ठीक, अब हम लोग बेसल मानदंड के बारे में पढ़ेंगे। पूंजी पर्याप्तता अनुपात आप लोग जान लीजिए। इस प्रकार क्या है कि अभी तक क्या था, हम लोगों ने CRR और SLR का नाम सुना है, बता भी चुका हूं, 2-4 बार चर्चा हो चुकी है। उसी प्रकार क्या है कि CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, वो भी अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित हो जाने के कारण, बेसल नॉर्म्स आ जाने के कारण क्या हुआ कि CAR भी एक पर्याप्तता अनुपात लाया गया, और ये भी एक मानक है जो बैंकों को क्या करना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है। आप लोगों ने ऐसे एनवायरनमेंट में बेसल कन्वेंशन तो पढ़ा है कि नहीं? बेसल कन्वेंशन का नाम सुना है? एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में ये ध्यान दीजिएगा कि बेसल का नाम कहीं आ जाए तो आप लोग दो चीजें ध्यान देंगे कि कहीं बेसल में जो ऑप्शन रहेंगे कि बैंक से रिलेटेड, इसका मतलब है बेसल नॉर्म्स की बात की जा रही है, बैंकिंग की गुणवत्ता की बात की जा रही है। यदि एनवायरनमेंट का ऑप्शन आ गया तो पता चला कहने कि सर तो हमको बेसल वाले बैंकिंग पढ़ा के चले गए थे, तो ये तो बेसल कन्वेंशन एनवायरनमेंट आ गया। तो आप लोग बेसल कन्वेंशन वो जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वो एनवायरनमेंट जब आपको पढ़ाई जाएगी, पढ़ाया जाता होगा, तो उसमें आप लोग देखेंगे। मैं यहाँ पे बेसल कन्वेंशन जो नहीं बता रहा हूँ, बेसल नॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि बेसल मानदंड की बात कर रहा हूँ, जो क्या है बैंकिंग गतिविधियों से सम्मिलित है। ठीक है, उसमें पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या होता है कि ये भी एक ऐसा अनुपात होता है जो बैंकों को क्या करना पड़ता
है अपने पास रखना पड़ता है कि आकस्मिक स्थिति में यदि कुछ समस्या आ जाए तो बैंकों की फेल होने की स्थिति आ जाए वो 1:1 रेशियो अपने पास रखना पड़ता है। इस प्रकार सीआरआर और एसएलआर को रखा जाता है। ठीक, लिख लीजिए आप लोग। तो पहले सीएआर लिख लीजिए, बेसल मानदंड, बेसल मानदंड जोखिमों से बैंकों को संरक्षित करने के लिए, जोखिमों से बैंकों को संरक्षित करने के लिए केंद्रीय बैंकों ने तीन अस्त्र प्रयोग में लाए, नंबर 1 सीआरआर, नंबर 2 एसएलआर, नंबर 3 पहला सीआरआर, जोखिमों से बैंकों को संरक्षित करने के लिए केंद्रीय बैंकों ने 3 अस्त्र प्रयोग में लाए। पहला क्या है सीआरआर, दूसरा क्या है एसएलआर, तीसरा क्या है पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये जो लिखा हुआ है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ठीक, लिख लीजिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या है। सीआरआर एसएलआर आप लोग ध्यान से लिख लिए होंगे। सीएआर जो जोखिम भारी संपत्ति के नाम से भी जाना जाता है। जो जोखिम भारी संपत्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसको सीएआर और सीआरएआर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है बैंक की, जोखिम भारित संपत्ति के साथ, जोखिम भारित संपत्ति के साथ बैंक की जोखिम भारी संपत्ति के साथ बैंक की पूंजी का अनुपात प्रदर्शित करता है। बैंक की पूंजी का अनुपात प्रदर्शित करता है।
इस अनुपात का प्रयोग जमाकर्ताओं के इस अनुपात का प्रयोग जमाकर्ताओं के हित को संरक्षित करने जमाकर्ताओं के हित को संरक्षित करने तथा बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता तथा बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता तथा कुशलता को बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यही है कैपिटल रिक्वायर्ड एजुकेशन रेशियो इक्वल टू कुल पूंजी खंड बटे जोखिम भारित कुल परिसंपत्तियां इनटू 100। जो भी आप लोग ने लिखा उसी का फार्मूला लिखिए। कुल पूंजी खंड बटे जोखिम भारित कुल पूंजी परिसंपत्तियां। ठीक है, पैराग्राफ आप लोग चेंज कर लीजिए। पैराग्राफ चेंज करके 1975 में 1975 में स्विट्जरलैंड के बेसेल शहर में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जिसे 1930 में स्थापित किया गया था। तथा जिसे इस समय सेंट्रल बैंक फॉर सेटल बैंक्स सेंट्रल बैंक के रूप में जाना जाता है। सेंट्रल बैंक के रूप में जाना जाता है। कामा लगाइएगा। ने G20 समूह के G20 आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं? तो G20 समूह के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की एक समिति गठित की गई।
कमेटी गठित की गई जिसे बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बैंकों के पर्यवेक्षण की बेसल समिति, बैंकों के सर्वेक्षण की बेसल समिति के नाम से जाना जाता है। बैंकों के पर्यवेक्षण की बेसल समिति के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य, सबसे बड़ी चीज है, इसका उद्देश्य पूछ सकता है आप लोगों से, एक लाइन में लिख लीजिए। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर, इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर बैंकों के प्रबंधन या पर्यवेक्षण नीतियों में, बैंकों के प्रबंधन या पर्यवेक्षण नीतियों में एकरूपता लाना है। बैंकों के प्रबंधन या पर्यवेक्षण नीतियों में एकरूपता लाना है, ठीक है। तो 1975 में क्या हुआ था कि बेसल कन्वेंशन हुआ था, और उसी में क्या था कि एक बेसल शहर है स्विट्जरलैंड का, वहीं क्या हुआ था, G20 के गवर्नरों ने बैंकिंग सुपरविजन कमेटी गठित की, जिसमें बेसल का अस्तित्व पाया, और उसका उद्देश्य क्या था कि ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जितने भी बैंक हैं उनकी क्या है, सब में क्या है, एक एकरूपता लाई जाए, यानी कि सभी बैंकों को क्या है कि एक ही तरह के दिशा निर्देशन दिए जाएं और आपस में एक ही प्रकार के यूनिफिकेशन हो, यानी कि उनकी अलग अलग चीजें ना हो, पता चले किसी की अलग विशेषताएं, किसी की अलग विशेषताएं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी बैंक हो सब एक ही प्रकार के मानक निर्धारित कर रहे हो, एक ही प्रकार का मानक उन लोगों का हो, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ बताया दे रहा हूँ दिखाने के पहले, जब अभी बेसल 1 पढ़ेंगे, इसमें आती है टियर 1 कैपिटल एंड टियर 2 कैपिटल। आप लोगों ने टियर 1 कैपिटल और टियर 2 कैपिटल का नाम सुने हैं कोई? टियर 1 कैपिटल क्या होती है, टियर 2 कैपिटल क्या होती है? टियर 1 कैपिटल एंड टियर 2 कैपिटल। तो देखिए, टियर 1 कैपिटल बैंकों की वह पूंजी होती है जिनका जो स्वयं की पूंजी होती है, ठीक है, जिनका स्वयं का कैपिटल होता है या स्वयं की परिसंपत्ति होती है, जिसको वापस करने का उनके पास लायबिलिटी नहीं होती है, उनका उत्तरदायित्व नहीं होता है, ठीक है। वह क्या होती है, टियर 1 कैपिटल होती है। टियर 1 कैपिटल जो बैंक ने स्वयं अपने से क्या है निर्मित की है, स्वयं गठित की है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, टियर 1 कैपिटल कहते हैं। अब जो बेसल नॉर्म्स आया, यानी बेसल फर्स्ट आया, उसमें क्या था कि ये अनिवार्यता बरती गई थी प्रत्येक बैंक को क्या करना चाहिए, लगभग 50% के आसपास अपने पास टियर 1 कैपिटल रखनी चाहिए। टियर 1 कैपिटल आप लोग समझ गए ना, टियर 1 कैपिटल वह कैपिटल है जो बैंक की स्वयं की पूंजी होती थी, उसको लायबिलिटी नहीं होती है देने का अधिकार, मतलब देने की बाध्यता नहीं होती, ठीक है। उसके स्वयं की अर्जन के द्वारा जो पूंजी इकट्ठी की जाती थी उसी को क्या कहते हैं, टियर 1 कैपिटल। फिर दूसरी चीज क्या है, टियर 2 कैपिटल। टियर 2 कैपिटल वह पूंजी होती है जो क्या है, जो बैंक होते हैं वो क्या है, दीर्घकालिक ऋण लिए रहते हैं जिनको लंबे समय में वापस करना होता है, तो उस पूंजी को क्या कहते हैं, टियर 2 कैपिटल कहते हैं। उसमें कुछ चीजें और हैं, अभी दिखा दूंगा आपको, अब लोग मोटा मोटा समझ लीजिए कि टियर 2 कैपिटल वह है, सॉरी गलती में गलत बोल गया, शॉर्ट टर्म के जो लोन्स उसको कहते हैं टियर 2 कैपिटल। तुम्हारा दिमाग है नहीं ना यहाँ पे, समस्या ये देख रहा हूँ, एक तुमको देख रहा हूँ, एक उस लड़की, दोनों को देख रहा हूँ, तुम लोगों का दिमाग है नहीं ना, तुम इंटेलिजेंट हो, इसीलिए तो
नहीं तुम इतने लोग बैठे हैं, इनको किसी को आप लोगों को नहीं पता मैं किस बारे में चर्चा कर रहा हूँ? पता है किस बारे में चर्चा कर रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग रहता नहीं, आज की बात नहीं, रोज नहीं रहता। यहाँ से सब दिखता है, तुम लोग ऊपर से जब कभी चोटी में चढ़ जाओ तो चोटी से देखो तो लगभग सब कोई दिखाई देता है, ठीक है? तो यहाँ से हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसी क्रियाएं कर रहा है, एक चीज सबको पता चलती है। उन दोनों को मैं देख रहा हूँ, अभी देश को 1-1.5 घंटे से बैठा तब से उन दोनों को देख रहा हूँ। दोनों दिखाई दे रहे, इधर तुम दिखाई देते हो, तुम तो रोज दिखाई देते हो, यहाँ भी दिखाई देते है ना? तो अब इसीलिए तुम्हारा दिमाग तो है नहीं, तुम कैसे जानो तुम किसके बारे में चर्चा हो रही है? लिख लीजिए आप लोग, बेसल 1 मानकर सही बता रहा था, दीर्घकालिक पूंजी होती है, ठीक है? ईयर 2 में दीर्घकालिक होती है, जिसको लंबे समय में वापस किया। अभी तीनों आ जाएंगे, परेशान मत होइए, तीनों चीजें भी लिखवा देंगे। जो ईयर 2 है, अब क्या है, दीर्घकालिक जो लोन लिए जाते हैं उसी को कहते हैं, ठीक है? लिख लीजिए बेसल 1 मानदंड। पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संबंध में पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संबंध में बेसल 1 समझौता पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो भी आप लोगों को लिखवाए के संबंध में बेसल 1 समझौता 1988 में बीसीबीएस बैंकिंग कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन लिख चुके हैं आप लोग, बैंकिंग कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है? तो 1988 में बीसीबीएस द्वारा दिया गया, जिसमें बैंकों के लिए अपनी संपत्ति का 8% भाग एक निश्चित आप बैंकिंग संपत्ति का 8% भाग एक निश्चित पूंजी के रूप में रखना अनिवार्य होगा। एक निश्चित पूंजी के रूप में रखना अनिवार्य होगा। बेसल 1 में पूंजी को 2 भागों में बांटा गया। बेसल 1 में पूंजी को 2 भागों में बांटा गया, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 में लिख लीजिए आप लोग, ऐसी पूंजी जो बैंक के परिचालन को रोके हुए बैंक की हानि को अवशोषित कर सके, एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, जैसे चुकता अंश पूंजी, पेड ऑफ कैपिटल कहते हैं। चुकता अंश पूंजी, शेयर प्रीमियम, आरक्षित निधि आदि। टीयर 2 में हम लिखते हैं
ऐसी पूंजी उस स्थिति में जब बैंक समापित हो, यानी समाप्त हो रहा हो, उस स्थिति में जब बैंक समापित हो, हानियों को अवशोषित कर ले, हानियों को अवशोषित कर ले, और इसलिए जमाकर्ताओं के संरक्षण की कम मात्रा मुहैया कराए, अर्थात इस बैंक का, थोड़ा सरल है ये लाइन, जो भी लिखे होंगे समझ में नहीं आई होगी ना। अर्थात इस पूंजी का उपयोग बैंकों को बंद करने की स्थिति में, हानियों को शोषित करने की स्थिति में की जाती है। हानियों को शोषित करने की, यानी हानियों को कम करने की स्थिति में की जाती है। ठीक है, जैसे बैंक कोई फेल हो जाता है, क्या होता है, ये ऐसी पूंजियां हैं जिसके माध्यम से अपना बैंक कुछ न कुछ क्या है कि एक अपनी सिक्योरिटी प्राप्त कर लेता है, रक्षा कर लेता है, अपने जोखिम को कम कर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, टियर 2 कैपिटल। इसके एग्जांपल में आप लोग देखिए, अव्यक्त कोष, अव्यक्त कोष हाइब्रिड ऋण, इसको हिंदी में संकर कहते हैं। हाइब्रिड ऋण आप लोग लिख दीजिए, हाइब्रिड ऋण दीर्घकालिक ऋण पूंजी, दीर्घकालिक ऋण पूंजी। लिख लीजिए, बेसल 1 के मानकों के अनुसार बैंक की पूंजी में, बेसल 1 के मानकों के अनुसार बैंक की पूंजी में कम से कम 50% भाग टियर 1 पूंजी के रूप में, अवश्य होना चाहिए। टियर 1 पूंजी के रूप में अवश्य होना चाहिए। भारत में बेसल प्रथम के मानकों को एक अप्रैल 1992 को अपनाया गया है। को अपनाया गया, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब अपनाया गया, ये आपको लिखना है 1988 में। ठीक है, भारत में कब लागू हुआ, 1992 में। और इससे संबंधित एक नरसिम्हन कमेटी, CAR से रिलेटेड एक नरसिम्हन कमेटी थी। इन्होंने क्या किया था कि 9% क्या था कैपिटल एफिशिएंसी रेशियो की बात की थी कि 9% क्या होना चाहिए, कैपिटल एफिशिएंसी यानी पूंजी पर्याप्तता अनुपात होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितना था ये
8%। ठीक है ना? अभी छूट गया क्या? लिखा है ना? तो इन्होंने क्या किया था? 9% कर दिया। दूसरी निकाल लीजिए आप लोग, बेसिस 2 नरसिम्हन कमेटी भारत के अंदर फर्स्ट अभी सेकंड आया था, मीटिंग डाल लीजिए बेसिस सेकंड। जुलाई 1999 में सर ये जो नरसिम्हन समिति है जो बनी थी उसी में बताया गया था कि इसको सिर्फ इसके लिए अलग से बनाई गई। नरसिम्हन कमेटी इसके लिए अलग से बनाई गई, बेसिस नाम को निर्धारित कर दिया। जो फर्स्ट बनी थी उसमें क्या है उसमें बताया गया, उसी में बताया गया था कि अलग से अलग उसी बैंक जो नरसिम्हन कमेटी थी बैंकिंग को संरचना को सुधार करने से संबंधित थी, तो थी उसमें उन्होंने ये भी एक उसी में आया है, तो इसका भी उसी कमेटी के अंतर्गत रिकमेंडेशन था कि उन्होंने इसके लिए भी एक बात की थी, उसकी संरचनात्मक सुधार के लिए उन्होंने ये भी एक बात की। ठीक है, दूसरी आप लोग हेडिंग क्या डाले हैं? बैंक बेसल को। ठीक है, तो जुलाई 1999 में बीसीडीएस द्वारा बैंकिंग कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है, बीसीडीएस ने बेसल 2 अपनाया। और इसी क्रम में 2004 में बेसल सेकंड यानी बेसल द्वितीय मानक जारी किए गए। बेसल सेकंड यानी बेसल द्वितीय मानक जारी किए गए। इसके 3 स्तंभ थे। इसके 3 स्तंभ थे। नंबर 1 न्यूनतम नियामक पूंजी। न्यूनतम नियामक पूंजी आमा 7 थोड़ा तेज लिखिए। न्यूनतम नियामक पूंजी आमा 7 आमा बाजार क्रियान्वयन आमा बाजार क्रियान्वयन। अगली हेडिंग है सेकंड नंबर पर्यवेक्षण पुनर्निरीक्षण। पर्यवेक्षण पुनर्निरीक्षण। तीसरी चीज क्या है? बाजार अनुशासन। पर्यवेक्षण पुनर्निरीक्षण, तीसरी चीज क्या है? बाजार अनुशासन। 3 स्तंभ थे ना, 3 स्तंभ में तीसरा वाला क्या है? बाजार अनुशासन। ठीक, अब बेसिल सेकंड में लीजिए आप लोग, बेसिल सेकंड में टियर 3 टियर 3 पूंजी को अपनाया गया। देखिए बेसल 1 में टियर 1 और टियर 2 के बारे में बात की गई, टियर 3 के बारे में बात नहीं की गई। एग्जाम में कभी पूछता है कि बेसल टियर 3 कैपिटल कब आई, तो क्या था? बेसल सेकंड में आई थी। हालांकि ये तो दोनों शामिल ही होंगे, लेकिन ये भी तीसरा एक नया कांसेप्ट आया कि टियर 3 को भी इसमें शामिल किया गया। टियर 3 पूंजी वह पूंजी होती है जो मैंने बताया था दीर्घकाल। तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म में जब आप लोग लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जब बैंक क्या लोन लेती है, उस ऋण को जो पूंजी प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं? टियर 3 कैपिटल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? टियर 2 क्या था? उसमें दीर्घकालिक ऋण लेते थे आप, बैंक लेते थे। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म में लोन लिए जाते थे वो टियर 2 में आते थे, तो जो शॉर्ट टर्म में लोन दिए जाते हैं वो टियर 3 में आते हैं। ठीक, टियर 3 में लिखिए ना, टियर बेसल सेकंड में टियर 3 अपनाया गया। ठीक, टियर 3 में पूंजी का अर्थ, टियर 3 में पूंजी का उस अल्पकालिक ऋण पूंजी से, पूंजी का अर्थ उस अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म ऋण पूंजी से जिसका एकमात्र उद्देश्य
बाजार जोखिमों का सामना करना है। बाजार जोखिमों का सामना करना है। बेसल सेकंड, भारत में बेसल सेकंड भारत में उन बैंकों के लिए, बेसल सेकंड भारत में उन बैंकों के लिए जो भारत से बाहर काम करते हैं, जो भारत से बाहर विदेशों में काम करते हैं, या विदेशी बैंक जो भारत में काम करते हैं, वे बैंक जो भारत में काम करते हैं या विदेशी बैंक जो भारत में काम करते हैं, उनके लिए 31 मार्च 2008 तक अपनाया जाना था। 31 मार्च 2008 तक अपनाया जाना था। 8 और अन्य व्यापारिक बैंकों के लिए, मतलब जो देश के अंदर ही काम करते हैं या सरकारी बैंक जो है, अन्य व्यापारिक बैंकों के लिए 31 मार्च 2009 तक, 31 मार्च 2009 तक अपनाया जाना था। बेसल 3, ठीक है, बेसल 3 जब बेसल 1 आया और बेसल 2 आया, इसके बाद आप लोगों को याद होगा कि 2008 में अमेरिका में मंदी आई। क्या जानकारी है आपको? यस सर। 2008 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था। उसकी वजह से जो विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं थी, जो विश्व के जितने भी बैंकिंग सिस्टम थे, वो सब क्या थे? कोलैप्स करने लगे थे। तो बेसल नॉर्म में यह माना गया कि अभी भी हम जिन दशाओं को या जिन परिस्थितियों को अपना रहे हैं, उसमें क्या है कि हमें कुछ ना कुछ कमी है। इसी के लिए उन्होंने क्या किया कि बेसल 3 नॉर्म्स लाए, जो मुख्यतः 2008 की अर्थव्यवस्था में जो अमेरिका में मंदी आई थी, उससे अपने आप में कमी देख के कि अपने यहाँ के भी हम लोग ने जो रेगुलेशन अपना रहे हैं, जो पॉलिसी अपना रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि बेसल 3 नॉर्म्स लाए थे, बेसल 3 मानदंड लाए थे। ठीक, तो आप लोग बेसल 3 में लिख लीजिए सितंबर 2010 के सितंबर 2010 में इसको लागू किया गया था। इसके मानक को निर्धारित किया। सितंबर 2010 में इसके मानक को निर्धारित किया। वैश्विक स्तर पर ये मानदंड, वैश्विक स्तर पर ये मानदंड 1 जनवरी 2018 से 1 जनवरी 2018 से लागू हो गए थे। 2018 से लागू हो गए थे। इसमें भी इन्हीं 3 स्वरूपों की बात की गई। देख लीजिए ऊपर जो लिखे हुए हैं, जो सेकंड में लिखे हुए हैं, इसमें एक नया मानक है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, पूंजी संरक्षण अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात था। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया, ये लिख लीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूंजी संरक्षण कैपिटल कंजर्वेशन बफर है, उसको भी इसमें बात की गई कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात के बाद भी ये भी एक अनुपात, इसको भी आप लोगों को कैपिटल में रखना चाहिए। जल्दी से लिख दीजिए आप लोग।
उसमें कैपिटल कंजर्वेशन बफर को भी शामिल किया गया है। पूंजी संरक्षण अनुपात पूंजी संरक्षण अनुपात को लिखा हुआ है कैपिटल कंजर्वेशन बफर, यानी कि पूंजी संरक्षण अधिभार लिख लीजिए और हिंदी के भारी इंग्लिश में लिखवा दिए। हिंदी तो भारी होती होगी, लिख लीजिए कैपिटल कंजर्वेशन बफर। कैपिटल कंजर्वेशन बफर को शामिल किया गया। इसकी हिंदी में पूंजी संरक्षण बफर है, पूंजी संरक्षण बफर। तो न्यूनतम पूंजी आवश्यकता इसमें टोटल 10.5% थी। आप लोग लिख लीजिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता 10.5% थी। इसमें न्यूनतम पूंजी आवश्यकता 10.5% थी, जिसमें 2.5% पूंजी संरक्षण बफर का अनुपात था। पूंजी संरक्षण बफर का अनुपात था। भारत में इसे 31 मार्च 2019 तक लागू करना था। भारत में इसे 31 मार्च 2019 तक लागू करना था। 31 मार्च 2019 में लागू करना था, किंतु अब ये लागू नहीं हो पाया। मतलब यह जो पूंजी संरक्षण अनुपात था वो क्या था, 8% था। तो उससे 2.5% क्या हुआ कि पूंजी बफर अनुपात जो 8% ये रहेगा। इसके साथ साथ 2.5% पूंजी संरक्षण बफर भी एक नया पूंजी आपको रखने की आवश्यकता होगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेसल 3 मानदंड में एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके बाद बेसल के बाद अब लोग अगले बार एनपीए के बारे में पढ़ेंगे, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था उसके लिए अलग अलग सारी चीजें क्या है, या तो विभोगत बीमा के बारे में पढ़ेंगे। बेसल आपने जो लिखा है कि 2008 तक अपनाया जाना था, मतलब अपनाया नहीं गया था क्या? भारत में अपना लिया क्या तो इसमें बेसल को अपना लिया नहीं, बेसल लेकिन अपना तो लिया गया। आपने दिखाया कि 2008 तक अपनाया जाना था, तो अपनाया नहीं गया। 2008 तक अपनाया जाना था, मतलब इसके पहले सब लोगों को अपना लेना है। एक टाइम निर्धारित है ना, उसका एक पीरियड होता है कि जैसे कोई होता है, कोई कन्वेंशन होता है, कोई समझौता होता है।